बच्चे अपना चैप्टर काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस। काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस के अंदर सबसे पहले जो अपना स्टार्ट होता है बच्चे, बिहेवियर ऑफ परफेक्ट गैस एंड काइनेटिक थ्योरी। वहां पर आइडल गैस और परफेक्ट गैस से बात शुरू होती है। आइडल गैस और परफेक्ट गैस, नाम समझ में आता है। आइडल गैस, आइडल किसको कहते हैं बच्चे? आइडल इज समथिंग विच ओबेज ऑल द लॉज। आइडल इज समथिंग विच ओबेज ऑल द लॉज, है ना। हम उन्हीं को कहते हैं कुछ ऐसा जो सारे लॉज को मानेगा, सारे तरह के कानून को फॉलो करेगा हर तरह की कंडीशन पर, उसको कहते हैं आइडल गैस। आइडल गैस बेसिकली क्या है? इज दैट व्हिच ओबेज बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ, गाइलुसिक्स लॉ, ये सारे, है ना, ये जितने भी लॉज थे इन सारों को ओबे करने वाली गैस को हम क्या कहते हैं कि ये अपने पास आइडल गैस होती है। और आइडल गैस इक्वेशन पीवी इज इक्वल टू एनआरटी, पता ऑलरेडी सबको, आइडिया है। वो आती कहां से है? वो इन्हीं सारे गैस लॉज को कंबाइन करके पीवी इज इक्वल टू एनआरटी हमारे पास स्टैंडर्ड गैस इक्वेशन आती थी। बिहेवियर ऑफ गैसेस जब अपना शुरू होता है, देखो बच्चे, एट लो प्रेशर एंड हाई टेम्परेचर पीवी इज इक्वल टू केटी। पी इज प्रेशर, वी इज वॉल्यूम, टी इज टेम्परेचर एंड के a constant which varies with volume of gas or with number of atom or molecules of gas। K हमारे पास क्या है? कोई कांस्टेंट। तो PV is equal to KT। अब K क्या है? कोई एक अलग कांस्टेंट। यहां पर अगर हम K की बात करें तो K होता है बच्चे N into KB। K क्या है? N times KB। KB क्या होता है बच्चा? बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। ये लिखते चलेंगे साथ में इक्वेशंस, छोटी छोटी सी इक्वेशंस आती जाएंगी, जितने रिलेशंस आएंगे लिखते चलेंगे साथ में। Kb हमारे पास है बच्चा बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, जिसकी वैल्यू 1.38 टाइम्स 10 रेज टू दी पावर -23 जूल पर केल्विन रहेगी। कैपिटल N नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ गैसेस। क्लियर है? तो K इज इक्वल टू N इंटू KB या PV इज इक्वल टू N टाइम्स KB टाइम्स T। PV बाय NT इज इक्वल टू बोल्ट्जमैन कांस्टेंट और P1 V1 बाय N1 T1 इज इक्वल टू P2 V2 बाय N2 T2 विच इज इक्वल टू बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। सीधी सी चीज है, इसमें कुछ अलग कॉम्प्लिकेटेड नहीं किया हमने, है ना। इफ PVT आर सेम देन N इज सेम फॉर ऑल गैसेस। ये हमने क्या कहा था? ये गाइलुसिक्स लॉ यही था कि फॉर ऑल अंडर सेम टेम्परेचर प्रेशर कंडीशन इक्वल वॉल्यूम ऑफ गैसेस कंटेन इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। तो यही हमारे पास यहां से अगर P, V और T सेम आ जाते हैं तो हर किसी के लिए N भी सेम हो जाएगा। क्लियर है बच्चा ये बात? फिर हमारे पास आता है, देखो, इक्वल वॉल्यूम्स of all gases under identical conditions of pressure and temperature would contain equal number of molecules। This is Avogadro hypothesis, जो हमने अभी बात करी। Avogadro hypothesis यही था कि under all the identical conditions of pressure, volume and temperature, all the gases will have equal number of molecules। Clear है ये? If Na is equal to 6.022 times 10 raised to the power 23 और 22.4 लीटर्स ऑफ एनी गैस एट एनटीपी, ये पता है मोलर वॉल्यूम कहते हैं इसे। 1 मोल ऑफ गैस की वॉल्यूम 22.4 लीटर्स एट नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर, और टेम्परेचर उसमें 273 केल्विन, प्रेशर 1 atm, कंटेन सेम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स दैट इज 6.022 टाइम्स 10 रेज़ टू द पावर 23। ये अपने को पता है मोलर गैसियस वॉल्यूम के अंदर 1 मोल ऑफ दैट इज एवोगैड्रो नंबर के बराबर मॉलिक्यूल्स होंगे। 22.4 लीटर्स ऑफ गैस के अंदर 6.022 टाइम्स 10 रेज़ टू द पावर 23 मॉलिक्यूल्स होंगे। क्लियर है ये हमने मोल कंसेप्ट के अंदर भी इस चीज को ढंग से समझा था। द मास ऑफ 22.4 लीटर्स ऑफ एनी गैस एट एनटीपी इज इक्वल टू मॉलिक्यूलर वेट ऑफ द गैस। ये भी ऑब्वियस है क्योंकि मॉलिक्यूलर वेट होता किसका था? याद है मोल कंसेप्ट में 1 मोल ऑफ सब्सटेंस हैज वेट ऑफ ग्राम मॉलिक्यूलर मास। यही था ना, जो मॉलिक्यूलर वेट होता था उसका अगर मैं उसको ग्राम मॉलिक्यूलर मास या ग्राम एटॉमिक मास में लिखता हूं तो वो 1 मोल ऑफ सब्सटेंस के वेट को रिप्रेजेंट करता था। पता है ना ये वाला पार्ट कि 1, अगर मैं किसी भी गैस की बात करूं, मान लो ऑक्सीजन पकड़ते हैं, ऑक्सीजन का मास कितना होता है? अकेले ऑक्सीजन का 16, O2 जो एक मॉलिक्यूल कितना हुआ? 32। 32 क्या है? U, एटॉमिक मास यूनिट। लेकिन अगर मैं 32 ग्राम लिख देता हूं तो 32 ग्राम किसका मास होता है? 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन गैस। That is 6.022 into 10 raised to the power 23 molecules of oxygen will weigh 32 ग्राम। और अगर उनकी वॉल्यूम को कैलकुलेट करेंगे तो वो वॉल्यूम कितनी आएगी? 22.4 लीटर्स। दैट इज मोलर वॉल्यूम। क्लियर बात है ये अंश भाई साहब? ठीक है। PV इज इक्वल टू म्यू RT, परफेक्ट गैस इक्वेशन। ठीक है, म्यू क्या होता है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस। PV इज इक्वल टू NRT होता है, वही N लिखो म्यू लिखो सेम बात है। R क्या होता है हमारे पास?
जो आर अपने पास होता है बच्चे वो है Na इंटू केबी। आर क्या है? नंबर ऑफ मोल्स इंटू बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, जो कि गैस कांस्टेंट के इक्वल होता है। आर की वैल्यू आ गई पीवी बाई टी। एट नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर वी होता है 22.4 लीटर, 22.4 टाइम्स 10 रेज़ टू द पावर -3 मीटर क्यूब, टेम्परेचर 273.15 केल्विन, प्रेशर 1 atm जिसको मैं 0.76 mm ऑफ Hg या 0.76 टाइम्स 13.6 इंटू 10 रेज़ टू द पावर 3 इंटू 9.8 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर की फॉर्म में लिख सकता हूं। इन सारी वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट करेंगे तो आर मिला जुलाकर 8.31 जूल पर मोल पर केल्विन आ जाता है। तो मेन हमें देखो इन सारी वैल्यूज को याद रखने की जरूरत नहीं है, लेकिन आर की ये वैल्यू याद होनी चाहिए, स्पेशली यूनिट्स के साथ। क्योंकि अगर आर गिवन होगा, मान लो क्वेश्चन पेपर में तुम्हें आर की वैल्यू गिवन है, अगर वहां पर यूनिट चेंज कर दी जाती है गिवन वैल्यूज की, तो आर की भी वैल्यू को तुम्हें बदलना पड़ेगा। आर जो गैस कांस्टेंट है इट इज इक्वल टू 8.31 जूल पर मोल पर केल्विन के केस में। अगर मैं इसे कैलोरीज की फॉर्म में ले आता हूं, अगर मैं जूल्स को 4.2 जूल को मैं 1 कैलोरी लिख सकता हूं, तो आर की वैल्यू 8.31 बाय 4.2 कैलोरीज पर मोल पर केल्विन में 1.98 कैलोरीज पर मोल पर केल्विन आ जाती है। ये हमारे पास किस केस में आ गई है? ये वैल्यू जो आई है वो कैलोरीज पर मोल पर केल्विन के टर्म्स में आएगी, आर की वैल्यू। फॉर 1 ग्राम ऑफ गैस, गैस कांस्टेंट आर इज इक्वल टू कैपिटल आर बाय एम, वेयर एम इज द मॉलिक्यूलर वेट ऑफ द गैस। ये तो सीधा है ना, 1 ग्राम के लिए निकालेंगे तो उसको मॉलिक्यूलर वेट से डिवाइड कर दो सीधा। गैस कांस्टेंट फॉर 1 ग्राम ऑफ गैस आर इज डिफरेंट फॉर डिफरेंट गैसेस। कंपैरिजन ऑफ बिहेवियर ऑफ रियल गैसेस विद आइडल गैसेस। अब देखो कंपैरिजन में हम क्या बात करें, देखो रियल गैसेस और आइडल गैसेस में क्या डिफरेंस है। एक्चुअल में क्या था ना, रियल गैसेस और आइडल गैसेस के बेस को जब हम बेसिकली डिफाइन करते हैं, तुम बात समझते हो आइडल और रियल के बीच में डिफरेंस क्या होता है। रियल गैसेस वो हैं जो एक्चुअल में गैसेस हैं, जो अंडर एवरी कंडीशन अपने एक्चुअल बिहेवियर की तरह नॉर्मली बिहेव कर रही हैं, बट किसी अंडर सेट ऑफ प्रोवाइडेड कंडीशन वो आइडल की तरह बिहेव कर सकती हैं, अंडर सेट ऑफ प्रोवाइडेड कंडीशंस ओनली। अगर उन कंडीशंस में थोड़ा भी बदलाव आ जाएगा तो वो आइडल बिहेवियर से इधर उधर हो जाएंगे, तो वो नॉन आइडल बिहेव करना शुरू करेंगे। आइडल गैसेस वो होती हैं जो जैसी मर्जी कंडीशन दे दो वो हमेशा बिल्कुल आइडल बिहेव करें। रियल गैसेस आइडल कभी नहीं हो सकती। कारण क्या है कि आइडल गैसेस का जो हम लॉज देते हैं, वो लॉज देते हुए हमने कुछ अजम्पशंस मानी थी। उन अजम्पशंस के अंदर कुछ छोटे छोटे से फॉल्ट थे और उन अजम्पशंस के बेसिस पे आइडल गैस इक्वेशन बनाई गई है। रियल गैसेस हमेशा उन अजम्पशंस के अकॉर्डिंगली फुलफिल नहीं करेंगी, तो वो हर कंडीशन के लिए आइडलाइज बिहेव भी नहीं करेंगे। लेकिन बहुत लो टेम्परेचर हो जाए तो वो बिहेव कर लेंगी, बहुत किसी एक्सट्रीम कंडीशन ऑफ प्रेशर के टाइम पे हम बात करें तो वो कर लेंगी, ठीक है, लेकिन नॉर्मली वो नहीं करेंगी। उसी को अब हम कंपेयर करने वाले हैं। जैसे यहां पे तुम इस ग्राफ के अंदर अगर ध्यान दोगे तो ये हमारे पास ग्राफ के अंदर है कि बीच में जो लाइन जा रही है ये आइडल गैस बिहेवियर है। तो जब जो प्रेशर है बहुत लो है, बहुत लो प्रेशर है, उस प्रेशर पे किसी सर्टेन कंडीशन में पीवी बाय म्यू टी के साथ हमने बनाया हुआ है प्रेशर के साथ जो ग्राफ प्लॉट किया, तो किसी एक सेट ऑफ कंडीशन पर सारी गैसेस आइडल बिहेव कर सकती हैं। या फिर किसी कंडीशन में आके देखो, जब एक प्रेशर की कोई सर्टेन वैल्यू थी, कोई एक फिक्स टेम्परेचर की वैल्यू होगी, तो अलग अलग टेम्परेचर पे अपनी अपनी कंडीशन के अकॉर्डिंगली ये गैसेस अलग अलग टेम्परेचर पे आइडल बिहेव कर रही हैं। लेकिन इन टेम्परेचर्स के इधर और उधर वो नॉन आइडल बिहेव कर रही हैं। कंपैरिजन समझ में आ रहा है ग्राफ से हम क्या बता रहे हैं? यहां ग्राफ पे जहां जहां इस स्ट्रेट लाइन को अपनी ये लाइंस इंटरसेक्ट कर रही हैं, जिस जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही हैं, सिर्फ उन पॉइंट्स पर, उन सर्टेन पॉइंट्स पर, उन गिवन कंडीशन पर अपनी जो गैसेस हैं वो आइडल बिहेव करेंगे, और उन कंडीशंस के इधर उधर वो नॉन आइडल बिहेवियर प्रोसेस करेंगे। क्लियर है ये बात? तो इसमें कंपैरिजन में हमने क्या देखा? ऑल द कर्व्स फॉर रियल गैसेस अप्रोचेस द आइडल गैस बिहेवियर एट लो प्रेशर एंड एट हाई टेम्परेचर। ओके, पीवी इज इक्वल टू म्यू आर टी, पीवी बाय म्यू टी इज इक्वल टू आर, कांस्टेंट है। प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम। टेम्परेचर को अगर हम कांस्टेंट करते हैं, बॉयल्स लॉ होता ही था अपना, तो चाहे किसी भी एक कांस्टेंट टेम्परेचर पे बात करें, हर टेम्परेचर के लिए जो प्रेशर और वॉल्यूम है वो इनवर्सली रिलेटेड होते हैं।
और प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, देखो अगर मैं प्रेशर को कांस्टेंट करूं, सॉरी, टेम्परेचर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम, ये भी पता है ना। प्रेशर, अगर हम क्या बात करें, अगर मैं प्रेशर को कांस्टेंट करता हूं, विद इंक्रीज इन टेम्परेचर देयर विल बी इंक्रीज इन वॉल्यूम। प्रेशर कांस्टेंट रहेगा तो टेम्परेचर और वॉल्यूम एक दूसरे के प्रोपोर्शनल रहेंगे। अगर टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा तो प्रेशर और वॉल्यूम एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल रहेंगे, ये पता है। The total pressure of a mixture of ideal gas is the sum of partial pressure exerted by individual gases in mixture. This is Dalton's law of partial pressure. बहुत ज्यादा इजी बट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट लॉ। डेल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर ने क्या कहा था कि अगर मैं कभी किसी बीकर के अंदर कोई दो नॉन रिएक्टिव गैसेस को डाल देता हूं तो जो टोटल सम निकलेगा, टोटल सम ऑफ प्रेशर निकलेगा, that will be algebraic sum of individual pressures by each gas. मान लो 4 तरह की गैसेस हैं तो चारों तरह की गैसेस का इंडिविजुअल प्रेशर निकालेंगे, सबका करेंगे सम, जो टोटल वैल्यू निकलेगी that will be the total pressure exerted by all the gases. सिंपल सी बात है ये। वापस से डेफिनेशन पढ़ो। The total pressure of the mixture of an ideal gas is the sum of partial pressure exerted by individual gases in the mixture. अब यहां पार्शियल क्यों बोला गया? पार्शियल का मतलब क्या होता है? देखो, पार्शियल का मतलब होता है अपने अपने हिस्से का जो जोर लगाएगा। अगर हमने 1 लीटर की बोतल में 4 गैसेस भर दी हैं बराबर बराबर वॉल्यूम की, तो हर कोई 250 सेंटीमीटर क्यूबिक की वॉल्यूम के हिसाब से मतलब एक तरह से 25% की वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर रहा है कि नहीं? तो वो 25% वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर रहा है तो अपने टोटल एफर्ट का भी 25% का ही प्रेशर एक्सर्ट करेगा। दैट इज पार्शियल प्रेशर। समझ रहे हो? हर कोई अपने हिस्से का जो प्रेशर एक्सर्ट कर रहा होगा, हर कोई अपनी कैपेबिलिटी के हिसाब से जितनी वॉल्यूम उसने ऑक्यूपाई करी है उसी फ्रैक्शन के हिसाब से अपना प्रेशर एक्सर्ट करेगा, तो वो पार्शियल प्रेशर आ रहा है। तो उन सारे इंडिविजुअल पार्शियल प्रेशर्स का सम होकर टोटल मिक्सचर का प्रेशर निकल जाएगा। दैट इज डाल्टन्स लॉ। ओके, अब देखो, जो मैं बात कर रहा था कि जब हमने जो आइडियल गैस इक्वेशन दी है उसके अंदर कुछ अजम्पशंस थी, उनके बारे में डिस्कस करते हैं। Assumptions of kinetic theory of gases. जब हमने शुरू की, a gas consists of very large number of atoms or molecules of order Avogadro number which are perfect elastic spheres. हमने कहां से शुरू किया कि हमने क्या माना कि वो सारे क्या हैं बच्चे? Perfectly elastic spheres हैं। For a given gas they are identical in all respect but for different gases they are different. पहली assumption तो यही मानी कि एक गैस के सारे पार्टिकल्स एक जैसे होंगे, डिफरेंट गैसेस के डिफरेंट रहने वाले हैं। The molecules of the gases are in state of ये जो incandescent random motion है, मतलब हर कोई इधर उधर random motion में चल ही रहा है वो। They move in all directions with different speeds and obeys Newton law of motion. फिर है the size of the gas molecule is very small as compared to the distance between them. The size of the gaseous molecule is very small. मतलब अगर यहां पर हम किसी गैस को रिलीज होने देते हैं इस केबिन में तो वो बहुत दूर तक फैलेगी, और उनके मॉलिक्यूल्स का साइज जो पूरी गैस ने वॉल्यूम ऑक्यूपाई करी है उसके कंपैरेटिवली मॉलिक्यूल्स का साइज बहुत छोटा रहने वाला है। ये भी ठीक है ना। फिर है of molecule size 2 angstrom, the average distance between the molecule is greater than 20 angstrom, hence इस बात पे ध्यान देना, hence volume occupied by the molecules is negligible in comparison to volume of gas. पहला assumption यहां से था जिसको हम बाद में बोलेंगे कि ये ठीक नहीं है, इससे गड़बड़ होनी शुरू हुई। हमने क्या कहा? मान लेते हैं कि जितने भी यहाँ पे मॉलिक्यूल्स थे, अगर हम उनको एक्सपैंड होने देते हैं तो वो पूरे अपने हॉल के अंदर, पूरे क्लासरूम के अंदर फैल जाएंगे। अगर मैं उनको कंप्रेस करके इकट्ठा करता हूं तो एक बहुत छोटी सी जगह पे आ जाएंगे, है ना। तो द वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय ऑल द मॉलिक्यूल्स इज नेग्लिजिबल एज कंपेयर टू द वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय द गैस इटसेल्फ, है ना। तो बोला कि वो जो वॉल्यूम है उसको निग्लेक्ट कर सकते हैं। इसी बेसिस पे हमने आइडियल गैस इक्वेशन दी थी, लेकिन बाद में जाके हमें पता चला बेशक वो छोटी वॉल्यूम है लेकिन उसको हम इग्नोर नहीं कर सकते, वो देखेंगे आगे। द मॉलिक्यूल्स डू नॉट एक्सर्ट एनी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑफ और रिपल्शन ऑन ईच अदर एक्सेप्ट ड्यूरिंग द कोलिजन, द एनर्जी इज कंप्लीटली काइनेटिक। मतलब जो भी मॉलिक्यूल्स हैं एक दूसरे पे सिर्फ तब फोर्स एक्सर्ट कर रहे हैं जब वो कोलाइड कर रहे हैं, उसके अलावा उनके बीच में किसी तरह की कोई फोर्स नहीं है। The collision of molecules with themselves with the walls of the vessels are perfectly elastic. As such, the momentum and the kinetic energy of the molecules are conserved during the collision, though their individual velocities are changed.
ठीक है। There is no concentration of molecule at any point inside the container. Molecular density is uniform throughout the gas. ये भी ठीक है, हर तरफ बराबर बराबर फैली हुई है। A molecule moves along a straight line between the successive collision, and average straight distance covered between the two successive collision is called mean free path. ये भी ठीक है। Between any of the two collisions, मॉलिक्यूल आएगा, टकराएगा, टकरा के इधर जाएगा, उधर जाएगा, जैसे भी मूव करेगा वो हर बार एक स्ट्रेट लाइन पाथ मूव करेगा हर कोलिजन के बीच में, उसको हम क्या कहते हैं, मीन फ्री पाथ। एंड द कोलिजन्स आर ऑलमोस्ट इंस्टेंटेनियस, वो भी ठीक है, वो बार बार फटाफट टकरा रहे होंगे, हाई स्पीड से मूव कर रहे हैं। क्लियर है बच्चा? ये हमारे पास कुछ अजम्पशंस थी। अब इसके बाद आता है एक्सप्रेशन फॉर प्रेशर ड्यू टू एन आइडल गैस। अब प्रेशर निकालते हुए हम देखो कर क्या रहे हैं बच्चे, इसके अंदर हमने पहले एक इमेजिन किया है कि लेट अस कंसीडर एन आइडल गैस इनक्लोज्ड इन अ क्यूब ऑफ साइड लेंथ। ये हमारे पास जो क्यूब है जिसकी लेंथ L है, उसके अंदर हमने गैसेस को फिल कर दिया। नाउ लेट अस कंसीडर अ गैस मॉलिक्यूल ऑफ मास m मूविंग विद वेलोसिटी vx, vy एंड vz। कोई एक मॉलिक्यूल है जिसकी वेलोसिटी क्या है, vx, vy, vz, तीनों कोऑर्डिनेट्स में, मतलब वो सीधा सीधा मूव कर रहा है किसी डायरेक्शन में उसके, और तीनों कोऑर्डिनेट्स के अंदर vx, vy, vz उसकी वेलोसिटी है। हिटिंग द प्लेनर वॉल ऑफ एरिया L स्क्वायर पैरेलल टू yz प्लेन। अब बात समझना, इसमें हम क्या बात कर रहे हैं। मैंने यहां पे बोला है बच्चे कि अपने पास जो एक गैस मॉलिक्यूल है वो यहां से आते हुए ये जो वॉल है, ये एक्स वाई एक्सिस के पैरेलल वाली जो वॉल है उसके साथ आके वो पार्टिकल आके टकराएगा, कोलाइड कर रहा है। क्लियर है? कोलाइड करेगा तो वापस बाउंस बैक भी करेगा। अगर बाउंस बैक करेगा, मान लो मैं बोल रहा हूं कि अगर वो आके इधर से टकराए और एज इट इज बाउंस बैक कर गया, तो आते हुए vx वेलोसिटी के साथ आया था, जाते हुए माइनस vx के साथ जाएगा, vy और vz में कोई चेंज नहीं आया। क्लियर है ये? कोली बेटा एक बात देखो ना, जैसे अगर जो किसी डायरेक्शन में हमारा जो पार्टिकल है वो गया, दीवार से टकराया और बाउंस बैक करके आ गया, तो बाउंस बैक करके आने से सिर्फ x एक्सिस का माइनस x हुआ है, yz में तो कोई फर्क नहीं पड़ा, वो ओरिजिन से y पे अभी भी उतना ही डिस्टेंस, उसी से वापस आ गया, तो सिर्फ x एक्सिस उल्टा हो गया, y और z तो अभी भी वहीं के वहीं पे। तो हमने यहां पे बोला कि टोटल चेंज इन लीनियर मोमेंटम जो आएगा वो आएगा फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम, है ना। y और z एक्सिस के अलोंग तो कोई चेंज ही नहीं आया, जो चेंज आया है सिर्फ किसके अलोंग आया है, x एक्सिस के अकॉर्डिंग, है ना। m ऑफ माइनस vx माइनस m ऑफ vx विच इज इक्वल टू माइनस 2mvx। ये क्लियर है बच्चा, है ना। Applying the principle of conservation of linear momentum, the momentum imparted to the wall of the cube in one collision is 2mvx। ये भी पता है, जितना नेट चेंज आया है since the system is conserved, मतलब पूरा ब्लॉक्ड है, कहीं बाहर से एक्सटर्नल फोर्स नहीं है, टोटल मोमेंटम शुड बी कंजर्व्ड। तो टोटल मोमेंटम कंजर्व्ड है, तो जितना पार्टिकल में के अंदर मोमेंटम में चेंज आया है उतना ही मोमेंटम का चेंज वॉल में आना चाहिए, है ना। तो वॉल में अगर यहाँ पे 2mvx का था तो सेम अमाउंट ऑफ मोमेंटम वॉल में इंपार्ट करके आया होगा वो टक्कर मार के आते हुए। इन स्मॉल इंटरवल डेल्टा टी, molecules with x component of velocity vx will hit the planar wall if it is within the distance of vx delta t from the wall। अब ये क्या बात कर रहे हैं, देखो बच्चे बहुत सारे पार्टिकल्स हैं जो यहां पर मूव कर रहे होंगे, है ना। एक पार्टिकल तो नहीं होगा, बहुत सारे पार्टिकल्स हैं। अब मैंने कहा इसके अंदर डेल्टा टी टाइम के अंदर कितने पार्टिकल्स इस वॉल के साथ टकरा रहे होंगे, है ना, कितने टकरा रहे होंगे। डेल्टा टी एक्स का मतलब क्या हुआ, डेल्टा टी इज अ स्मॉल टाइम, डेल्टा टी क्या है, स्मॉल टाइम। तो डिस्टेंस कितना हुआ, वेलोसिटी इनटू टाइम, वेलोसिटी कितनी है vx, टाइम है डेल्टा टी। तो जितना vx इनटू डेल्टा टी के डिस्टेंस के अंदर पार्टिकल्स होंगे वही डेल्टा टी के अंदर यहां तक पहुंच पा रहे होंगे, क्योंकि उससे बाकी वाले तो पीछे अभी तक अप्रोच नहीं किया होगा। ये मेरी बात समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूं, कि अगर हम बात कर रहे हैं कि डेल्टा टी टाइम के अंदर कौन कौन पार्टिकल आके टकरा पाएगा, हर वो पार्टिकल जो vx इंटू डेल्टा टी के डिस्टेंस पे होगा वॉल से, है ना, सिर्फ वही वाले पार्टिकल्स टकरा पाएंगे। और उनके अंदर से भी आधे पार्टिकल्स हो सकता है वो टकरा के वापस जाने वाले हो। ये बात समझ में आ रही है। नंबर ऑफ पार्टिकल्स जो वॉल के साथ टकराएंगे, n is the number of gas molecules per unit volume, total number of gas molecules in volume a vx into delta t, है ना। टोटल नंबर ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स एक वॉल्यूम में हमने कितने मान लिए,
A इंटू वी एक्स इंटू डेल्टा टी, ये ठीक है, क्रॉस सेक्शनल एरिया के साथ मल्टीप्लाई किया, और A एक AV एक्स डेल्टा टी इंटू एन, एन क्या है हमारे पास, जो नंबर ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम थे। इस गिवन वॉल्यूम से उस सर्टेन डेल्टा टी वाले डिस्टेंस के अंदर इतने सारे मॉलिक्यूल्स थे। ऑन एन एवरेज हमने मान लिया आधे जाने वाले हैं, आधे टकरा के आने वाले हैं, ठीक है। बच्चे समझ में आ रहा है सबको? स्वागत बच्चे, पक्का? On the average, half of these molecules are moving towards the wall and the other half away from the wall. Effective number of molecules hitting the planar wall in time delta t is half AVX delta t into n. किसी बच्चे को इस वाली बात में प्रॉब्लम है? ये समझ में आया हरमन? वापस है, देखो बेटा हम क्या बात कर रहे हैं कि अगर हमारे पास एक वॉल है जिसके साथ अगर कोई पार्टिकल्स आके टकराएंगे, यहां पे मान लेते हैं यहां पे वॉल है जो क्यूब वाली वॉल थी, तो इधर से एक सर्टेन डिस्टेंस है जो पार्टिकल्स यहां तक पहुंच पाएंगे डेल्टा टी में। कौन सा डिस्टेंस होगा? जिस वेलोसिटी के साथ मूव कर रहे हैं इनटू टाइम। तो मान लेते हैं इतने डिस्टेंस के मूव करके यहां तक टकरा पाएंगे। अब इतनी सी के अंदर, इतने से के अंदर वॉल्यूम कितनी होगी इसकी? जो हमारे पास क्रॉस सेक्शनल एरिया है ना, ए था ये जो वॉल का एरिया था, इनटू डिस्टेंस कितना है, वी एक्स डेल्टा टी इनटू क्रॉस सेक्शन एरिया, दिस इज द वॉल्यूम। और मैं इसको नंबर ऑफ पार्टिकल्स पर यूनिट वॉल्यूम से मल्टीप्लाई कर दूं तो टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स आ जाएंगे यहां पे मूव होते हुए। अब मैंने कहा मान लेते हैं भाई जितने यहां पे थे, क्या सारे ही थोड़ी ना जो टकराएंगे, हो सकता है कुछ टकरा के वापस आ रहे हो, ऑन एन एवरेज हाफ मान लेते हैं। तो दिस इज द नंबर ऑफ पार्टिकल्स विच आर कोलाइडिंग दिस वॉल इन टाइम डेल्टा टी। क्लियर है? ये बात समझ में आ गई। अब जो टोटल मोमेंटम था, एक ने कितना ट्रांसफर किया था, 2mvx, तो टोटल मोमेंटम ट्रांसफर टू द वॉल इन टाइम डेल्टा टी इज 1/2 ax vx डेल्टा टी इंटू एन इंटू 2mvx, है ना। एक कोलिजन से जितना मोमेंटम ट्रांसफर हुआ था उसको टोटल नंबर ऑफ कोलिजन से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो हमारे पास mnavx का स्क्वायर डेल्टा टी इज द टोटल मोमेंटम ट्रांसफर्ड टू द वॉल इन ओवरऑल डेल्टा टी, है ना। डेल्टा टी टाइम के अंदर जितना मोमेंटम वॉल पे ट्रांसफर हुआ है वो हमने निकाल दिया। फोर्स ऑन द वॉल एक्सर्टेड बाय दीस मॉलिक्यूल्स, फोर्स का फॉर्मूला मोमेंटम ट्रांसफर्ड बाय टाइम टेकन, यही होता है फोर्स का, तो फॉर्मूला डेल्टा पी बाय डेल्टा टी। सेकेंड लॉ, मोमेंटम ट्रांसफर्ड mnavx स्क्वायर डेल्टा टी बाय डेल्टा टी गॉट कैंसिल्ड आउट, mnavx स्क्वायर हमारे पास ये वैल्यू आ जाती है। किसी को इसमें दिक्कत? ठीक है। प्रेशर क्या होता है बेटा, फोर्स पर यूनिट एरिया, तो फोर्स अपॉन एरिया में फोर्स था mnavx का स्क्वायर, एरिया इस एरिया कट गया तो mnvx स्क्वायर हमारे पास प्रेशर मिल गया। टोटल प्रेशर इज ऑब्टेन्ड ओवर द कंट्रीब्यूशन विद रिस्पेक्ट टू एवरेज वेलोसिटी, ठीक है, उसको हम एवरेज वेलोसिटी मान लेते हैं, तो P क्या आया, Vx के लिए mnvx का स्क्वायर, Vx स्क्वायर मीन इज एवरेज वेलोसिटी अलोंग x axis. As the gas is isotropic and there is no preferred direction of motion of the molecule in the vessel. Isotropic का मतलब हर तरफ बराबर फैल रही है, तो जो x के लिए होगी एवरेज वैल्यू वही y एक्सेस के लिए होगी, वही z एक्सेस के लिए होगी, है ना। तो तीनों का सम करके 3 से डिवाइड कर दें तो ये एवरेज वेलोसिटी अपनी निकल सकती है, या मैं 1/3 c स्क्वायर, वेयर c इज द रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी, c is vx square plus vy square plus vz square whole under the root। प्रेशर की बात दोबारा बताना हो, बेटा देखो हमारे पास v is equal to mn vx square तक बिल्कुल ठीक चल रहा था। अब मैंने कहा कि जो हमारे पास गैस है वो आइसोट्रोपिक है, आइसोट्रोपिक मतलब हर डायरेक्शन में बराबर फैल रही होगी, बराबर होगी तो जो vx की वैल्यू है वैसी ही वैल्यू vy और vz की भी होगी, तो मैं सबके मिला जुला के एक सर्टेन वेलोसिटी निकाल लेता हूं जिसे हम रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी कहते हैं। तो मैंने क्या निकाला, 1/3 vx का स्क्वायर प्लस vy का स्क्वायर प्लस vz का स्क्वायर, और उसको हमने c स्क्वायर से रिप्रेजेंट किया। c क्या होता है, रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी, ठीक बात है। तो जो हमारा फॉर्मूला था वहां vx, मैं vx की वैल्यू की जगह 1/3 c स्क्वायर डाल सकता हूं कि नहीं, तो ये हमारे पास प्रेशर रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी की टर्म में आ जाता है। टोटल प्रेशर इज गिवन बाय 1/3 mnc स्क्वायर। क्लियर है बच्चा, वेयर m इज द मास ऑफ वन मॉलिक्यूल, n is number of molecules, ठीक है।
m into n is equal to mass per unit volume which is also density. तो P is equal to 1 by 3 mass per unit volume c square और 1 by 3 rho c square. किसी बच्चे को इसमें परेशानी? क्लियर है बच्चे? ये हमारे पास काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस का पहला टॉपिक है जिसके अंदर हमने प्रेशर फाइंड आउट किया. बच्चे अपने पास जो ये टॉपिक है जिसके अंदर हमने प्रेशर निकाला था, एक्सप्रेशन फॉर द प्रेशर ड्यू टू आइडल गैस, इसकी वैल्यू के बाद जो अपने पास जो बेसिकली प्रेशर का फॉर्मूला था 1/3 mn/c स्क्वायर या m/v मास पर यूनिट वॉल्यूम c स्क्वायर, वो बेसिकली हमारे पास m into n की वैल्यू को हमने सब्स्टिट्यूट कर दिया था, जहां पे मास पर यूनिट वॉल्यूम को हमने रो सब्स्टिट्यूट किया. इसके बाद अपने पास आता है बच्चा रिलेशन बिटवीन प्रेशर एंड काइनेटिक एनर्जी ऑफ गैस. जो प्रेशर एंड काइनेटिक एनर्जी ऑफ गैस है उसके अंदर देखो प्रेशर का तो सीधा फॉर्मूला जो हमने डिराइव किया है 1/3 रो c स्क्वायर, P जहां पे प्रेशर है, रो डेंसिटी ऑफ गैस, C इज रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी, मास ऑफ यूनिट वॉल्यूम. यूनिट वॉल्यूम का मतलब क्या हो गया? V की वैल्यू 1 डाल देंगे तो जो मास होगा वो डेंसिटी के सीधा सीधा इक्वल आ जाएगा. सिंपल बात है. मीन काइनेटिक एनर्जी ऑफ ट्रांसलेशन पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ अ गैस इज इक्वल्स टू हाफ रो c स्क्वायर. This is the mean kinetic energy of translation per unit volume of gas. मतलब अगर कहीं पर वहां पर जो अपना गैस है जहां पर भी जिस चेंबर के अंदर फिल्ड है, अगर उसके अंदर कोलिजन्स हो रहे हैं, वो वॉल पे जाके हिट कर रहा है, कोई प्रेशर अप्लाई कर रहा है, तो वो उस वक्त पर यूनिट वॉल्यूम के हिसाब से कितनी एनर्जी उस वॉल को ट्रांसफर कर रहा है, दैट इज इक्वल टू हाफ रो सी स्क्वायर. अब P/E अगर हमने किया, P का फॉर्मूला 1/3 रो सी स्क्वायर, एनर्जी का फॉर्मूला हाफ रो c स्क्वायर. क्लियर है? तो दोनों को डिवाइड किया तो 2/3 हमारे पास आ गया, जिससे रिलेशन निकला P इज इक्वल टू 2/3 ऑफ E. द प्रेशर एक्सर्टेड बाय एन आइडल गैस इज न्यूमेरिकली इक्वल टू 2/3 ऑफ द मीन काइनेटिक एनर्जी ऑफ ट्रांसलेशन पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ द गैस. ये रिलेशन छोटे छोटे जो आते जाएंगे सारे लिखते चलना बीच में कि प्रेशर कितना आ गया बच्चे, 2/3 ऑफ काइनेटिक एनर्जी. क्लियर है? एवरेज काइनेटिक एनर्जी पर मॉलिक्यूल ऑफ गैस. अब नेक्स्ट जो टॉपिक है एवरेज काइनेटिक एनर्जी. तो लेट अस कंसीडर 1 ग्राम मोल ऑफ आइडल गैस ऑक्यूपाइंग अ वॉल्यूम V एट टेम्परेचर T. लेट स्मॉल m बी द मास ऑफ ईच मॉलिक्यूल ऑफ गैस. देन टोटल मास कितना आएगा? m into na. na है एवोगैड्रो नंबर, क्योंकि स्मॉल m क्या था बच्चा? मास पर यूनिट है ना, 1 ग्राम मोल का मास. अगर वो V वॉल्यूम के अंदर था तो टोटल हमने कितना निकाला? टोटल मास निकाल दिया, मास इनटू एवोगैड्रो नंबर, टोटल मास निकल के आया अपने पास. अब प्रेशर का फॉर्मूला 1/3 रो c स्क्वायर, C क्या है? RMS वैल्यू, रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी. P क्या था हमारे पास? प्रेशर एक्सर्टेड बाय आइडल गैस. तो रो की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी m/v. बिल्कुल ठीक है. फॉर परफेक्ट गैस इक्वेशन फॉर 1 मोल ऑफ गैस PV इज इक्वल टू RT होता है. PV इज इक्वल टू nRT, n की वैल्यू 1 है 1 मोल के हिसाब से, तो PV इज इक्वल टू RT. मैंने क्या किया, ये जो नीचे वेलोसिटी थी इस वेलोसिटी को क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो PV इज इक्वल टू 1/3 mc स्क्वायर आया. PV इज इक्वल टू 1/3 mc स्क्वायर. RT, अब PV तो RT के इक्वल था तो RT इज इक्वल टू 1/3 mc स्क्वायर, और 3/2 RT इज इक्वल टू 1/2 mc स्क्वायर. किसी को इसमें दिक्कत? हमने क्या किया यहाँ पे, 2 से मल्टीप्लाई, 2 से डिवाइड, 3 को क्रॉस मल्टीप्लाई करके, और हाफ mc स्क्वायर जो हमारे पास हुआ ये किसके इक्वल आ गया? 3/2 RT के इक्वल. क्लियर? और हाफ mc स्क्वायर क्या होता है? mc स्क्वायर बेसिकली काइनेटिक एनर्जी. तो एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ ट्रांसलेशन ऑफ 1 मोल ऑफ गैस इज इक्वल टू हाफ mc स्क्वायर व्हिच इज इक्वल टू 3/2 RT. डन है? सिंपल रिलेशन है बच्चा. m की वैल्यू स्मॉल m इंटू na, वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो, which is equal to 3/2 RT. Half mc square is equal to 3/2 R by na times T is equal to 3/2 kBT. R by na को हम kB लिख सकते हैं, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट था ये सीधा सीधा. R क्या था? गैस कांस्टेंट. na क्या था? एवोगैड्रो नंबर. इन दोनों का रेशियो बोल्ट्जमैन कांस्टेंट के इक्वल है, तो इसी को हाफ mc स्क्वायर को मैं 3/2 kBT लिख सकता हूँ. एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ ट्रांसलेशन पर मॉलिक्यूल, क्योंकि यहाँ पे एवोगैड्रो नंबर से डिवाइड किया था हमने, R by na किया था, तो वो पर मॉलिक्यूल निकाल रहे हैं. इट इज इक्वल टू हाफ mc स्क्वायर विच इज इक्वल टू 3/2 kBT. क्लियर है बच्चा? काइनेटिक इंटरप्रिटेशन ऑफ टेम्परेचर. प्रेशर था 1/3 रो c स्क्वायर विच इज इक्वल टू 1/3 m/v c स्क्वायर, और PV इज इक्वल टू 1/3 mc स्क्वायर, है ना. तो 1/3 mc स्क्वायर, PV तो RT के इक्वल था 1 मोल के लिए,
तो 1/3 mc² इज इक्वल टू RT, और वी कैन से c² इज इक्वल टू 3RT/m, और c² इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। दैट मीन्स रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर ऑफ द गैस। जितना हम टेम्परेचर बढ़ाते जाएंगे उतनी उनकी रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी की वैल्यू इंक्रीज होती जाएगी। सिंपल बात है बच्चा। The square root of the absolute temperature of an ideal gas is directly proportional to the root mean square velocity of its molecule. क्लियर है? बात समझ में आ गई? वही जो रिलेशन है उसी को ही लिखा है बस। और यहीं पे अगर मैं वेगेड्रो नंबर से डिवाइड करता हूं पर मॉलिक्यूल निकालने के लिए, तो ये R/NAT जो इज इक्वल टू KBT, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट लिख दिया, 1/2 mc² इज इक्वल टू 3/2 KBT। यहां से हाफ mc² इज प्रोपोर्शनल टू T, that is kinetic energy per molecule is directly proportional to the temperature. Average kinetic energy of translation per molecule of a gas is directly proportional to the absolute temperature of the gas. Clear है ये? फिर आता है absolute zero। क्या होगा बच्चे? Absolute zero of temperature may be defined as the temperature at which the root mean square velocity of gas molecule reduces to zero. Clear है? बेसिकली हम क्या बात करें, एब्सोल्यूट जीरो किस टेम्परेचर को कहा जाता है? एक ऐसा टेम्परेचर जहां पर जो एवरेज काइनेटिक एनर्जी है गैसियस मॉलिक्यूल्स की वो जीरो हो जाए। ठीक है, वो होगी नहीं होगी वो अलग बात है, हाइपोथेटिकल टेम्परेचर है, ऑब्वियसली एब्सोल्यूट जीरो अदरवाइज एग्जिस्ट नहीं करेगा। ठीक है, अब है डेरिवेशन ऑफ गैस लॉज फ्रॉम काइनेटिक थ्योरी। भाई डेरिवेशन में सबसे पहला बॉयल्स लॉ। बॉयल्स लॉ में क्या था? When temperature of a certain mass of gas is kept constant, the volume occupied by the gas is inversely proportional to the pressure exerted by the gas. याद है ये हमने जूनियर क्लासेस में पढ़ना शुरू किया था बॉयल्स लॉ के बारे में। बॉयल्स लॉ ने क्या कहा था? प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम एट कांस्टेंट टेम्परेचर। टेम्परेचर कांस्टेंट रखो, प्रेशर बढ़ाओगे तो वॉल्यूम घटती जाएगी, है ना? ये हमें ऑलरेडी पता है, ये हमने आइसोथर्मल डायबेटिक वाले प्रोसेस जो अपना थर्मोडायनेमिक्स था उसमें भी जगह जगह P इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू V का ग्राफ बनाया था। यहीं से V इज प्रोपोर्शनल टू P, PV इज इक्वल टू कांस्टेंट। बिल्कुल ठीक है। अब प्रेशर क्या था अपना? 1/3 रो सी स्क्वायर। प्रेशर का फॉर्मूला हम तब से डिराइव कर रहे हैं 1/3 रो सी स्क्वायर, या रो को मैं क्या पुट कर दूं? m/v। ये भी ठीक है, 1/3 m/v सी स्क्वायर, और PV इज इक्वल टू m/3 सी स्क्वायर। PV इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सी स्क्वायर। m/3 कांस्टेंट है तो PV इज प्रोपोर्शनल टू सी स्क्वायर आया कि नहीं? है ना? और ये कह सकते हैं, देखो PV इज इक्वल टू RT था। अगर PV RT के इक्वल था तो RT इज प्रोपोर्शनल टू सी स्क्वायर। R कांस्टेंट है तो सी स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर लिख सकता हूं कि नहीं? है ना? बात समझ में आ रही है? PV इज प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, और टेम्परेचर अगर कांस्टेंट है तो हमारे पास PV कांस्टेंट आ गया कि नहीं? ये बात समझ में आई है हमने क्या किया? किसी को दिक्कत? ठीक, तो यहां से हमने क्या किया? बॉयल्स लॉ प्रूव कर दिया। चार्ल्स लॉ के अकॉर्डिंगली क्या था बच्चा? When pressure P of a certain mass of a gas is kept constant, the volume occupied by the gas is directly proportional to the temperature. क्या बात कर रहे हैं? अगर प्रेशर कांस्टेंट कर दिया जाए तो वॉल्यूम टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाती है। वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय द गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। टेम्परेचर बढ़ाओगे गैस एक्सपैंड कर जाएगी, टेम्परेचर घटाओगे गैस कॉन्ट्रैक्ट कर जाएगी। कैसे प्रूफ करेंगे? P इज इक्वल टू 1/3 m/v सी स्क्वायर, या V इज इक्वल टू 3m/p सी स्क्वायर। सिंस हमने कहा कि भाई प्रेशर क्या है, डायरेक्ट अपना कांस्टेंट रखा हुआ है टेम्परेचर और वॉल्यूम के केस में, तो देखो 3 कांस्टेंट, m कांस्टेंट, p कांस्टेंट, V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सी स्क्वायर आ गया। सी स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर आया कि नहीं? है ना? तो यहां से V C के स्क्वायर है, C स्क्वायर T के प्रोपोर्शनल था, तो V और T दोनों आपस में प्रोपोर्शनल हुए कि नहीं? ये बात समझ में आ रही है? हम देखो घूम फिर के हर बार जा क्या रहे हैं, हम हर चीज को सी स्क्वायर के साथ रिलेट करेंगे। यहां पे हमने क्या किया? जैसे V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सी स्क्वायर आया, एंड वी नो दैट सी स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। रूट मीन स्क्वायर, वेलोसिटी का स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, और वहां से इन दोनों को हमने रिलेट करा दिया। V इज प्रोपोर्शनल टू T। दिस इज चार्ल्स लॉ। क्लियर है? फिर हमारे पास आता है गायलू-सिक्स लॉ। इसके अंदर क्या होता है बच्चा? When volume of certain mass of a gas is kept constant, the pressure P exerted by gas is directly proportional to the temperature of the gas. हमारे पास क्या है? Pressure exerted by the gas is directly proportional to temperature. P is equal to 1/3 m/v c square, where V is constant. So P is proportional to C square, but C square तो T के proportional था,
तो P T के प्रोपोर्शनल आ गया। सेम स्टोरी यहां हमने किया, हमने घूम फिर के क्या किया, 1/3 m by v c स्क्वायर, m कांस्टेंट, v कांस्टेंट, 1 और 3 कांस्टेंट, तो P इज प्रोपोर्शनल टू c स्क्वायर। बट हमें पता है कि c स्क्वायर तो T के भी प्रोपोर्शनल है, तो P और T आपस में प्रोपोर्शनल हो गए, सीधी सी चीज है। फिर आता है परफेक्ट गैस इक्वेशन। परफेक्ट गैस इक्वेशन, P इज इक्वल टू 1/3 m by v c स्क्वायर, PV इज इक्वल टू m by 3 c स्क्वायर। PV इज प्रोपोर्शनल टू c स्क्वायर, बट c स्क्वायर तो T के प्रोपोर्शनल था, तो PV इज प्रोपोर्शनल टू T। और प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाने के लिए हमने कांस्टेंट इंट्रोड्यूस कर दिया जो R है, तो PV इज इक्वल टू RT आ गया। ये हमारी आइडियल गैस इक्वेशन आ गई। हर बार समझ में आ रहा है, सिंपल सा एक काम कर रहे हैं, जिस भी चीज का हमें रिलेशन निकालना है उसे सी स्क्वायर के साथ प्रोपोर्शनल किया, और सी स्क्वायर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टी के साथ, बस उनको फिर आपस में हमने रिलेट करा दिया। फिर है एवोगैड्रोस लॉ। एवोगैड्रोस लॉ के अकॉर्डिंगली क्या है बच्चा, इट स्टेट्स दैट इक्वल वॉल्यूम ऑफ गैसेस अंडर आइडेंटिकल कंडीशन ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर कंटेन द सेम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। यही था एवोगैड्रो लॉ। एवोगैड्रो लॉ के अकॉर्डिंगली अगर टेम्परेचर प्रेशर वाली सारी कंडीशंस हम कांस्टेंट रख दें तो इक्वल वॉल्यूम हैव इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। चाहे हाइड्रोजन गैस हो, ऑक्सीजन हो, कोई भी गैस है, इक्वल वॉल्यूम के अंदर इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आएंगे ही आएंगे। दिस इज एवोगैड्रो लॉ। नाउ लेट अस कंसीडर टू गैसेस A and B having equal volume V at the same temperature T and pressure M1 and M2. These are the total masses of A and B. C1, C2, root mean square velocities of A and B. Small m1, m2, mass of each molecule of a gas A and B. N1, N2, number of molecules of gases at A and B respectively in given masses of gases. तो जो टोटल मास होगा वो क्या निकलेगा, N1 जो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं इनटू मास, है ना, इनटू मास ऑफ वन मॉलिक्यूल, कैपिटल M2 नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इनटू मास ऑफ वन मॉलिक्यूल, सीधा सा टोटल मासेस निकल जाएंगे। अब अपने को क्या पता है बच्चे, फॉर गैसेस टोटल प्रेशर इज गिवन बाय 1/3 m1 by v c स्क्वायर। होता है कि नहीं प्रेशर का फॉर्मूला, ये है ना, प्रेशर का फॉर्मूला यही है। तो इसमें हमने m1 c स्क्वायर बाय 3v ये जो प्रेशर निकाला है। अब देखो दोनों के केसेस के लिए, दोनों गैसेस में हमने क्या कहा था, टोटल प्रेशर सेम है फॉर सेम कंडीशन, दैट इज टेम्परेचर और प्रेशर अगर सेम है तो जो ये 1/3 m1 by v c स्क्वायर, c1 का स्क्वायर मस्ट बी इक्वल्स टू 1/3 m2 v c2 का स्क्वायर। दोनों को इक्वेट कर देते हैं। इक्वेट किया, वॉल्यूम सेम थी तो वॉल्यूम कैंसिल आउट हो गई, m1 c1 का स्क्वायर इज इक्वल टू m2 c2 का स्क्वायर। as average kinetic energy per molecule of gas A is equal to average kinetic energy of molecule of gas B, क्योंकि एवरेज ही हुआ हाफ m1 c1 का स्क्वायर हाफ m2 c2 का स्क्वायर अगर लिख लूं तो काइनेटिक एनर्जीज हमने सीधा सीधा इक्वेट करा, हाफ m1 c1 का स्क्वायर हाफ m2 c2 का स्क्वायर, ये m1 c1 का स्क्वायर इज इक्वल टू m2 c2 का स्क्वायर। दोनों को डिवाइड कर देते हैं, कैपिटल m1 c1 का स्क्वायर बाय m1 c1, कैपिटल m2 c2 का स्क्वायर बाय m2 c2। m1 से m1 कट जाएगा, कैपिटल m को मैं क्या लिख सकता हूं, n1 m1, कैपिटल m2 को क्या लिख सकता हूं, n2 m2, है ना, यही लिख सकते थे। तो m2 से m2 कटा, सारा कैंसिल आउट हो गया, n1 और n2 इक्वल आए कि नहीं, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, नंबर ऑफ मोल्स जो है या नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स जो है वो इक्वल आ गए। यही एवोगैड्रो लॉ था कि अगर कांस्टेंट टेम्परेचर है, कांस्टेंट प्रेशर है, अंडर सेम कंडीशन ऑफ वॉल्यूम, प्रेशर एंड टेम्परेचर, इक्वल अमाउंट ऑफ वॉल्यूम ऑफ गैसेस हैव इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। यही हमने यहां से प्रूफ किया है। क्लियर है? देखो इनके प्रूफ कितने इंपॉर्टेंट है कि एग्जाम में डेरिवेशन की फॉर्म में आएंगी वो अलग स्टोरी है, लेकिन तुम सबको ये प्रूफ करना आता होना चाहिए। ठीक है, डायरेक्ट डेरिवेशंस बहुत कम मिलती हैं एग्जाम में इस तरीके से कि सीधा सीधा तुम्हें बोलें कि भाई इससे प्रूफ कर दो, लेकिन ये रिलेशन निकालने आने चाहिए फिर भी, कि किसी फॉर्म में अगर जो टीचर पूछ लेते हैं तो तुम्हें आइडिया हो। फिर आता है बच्चा ग्राम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन। ग्राम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन के अकॉर्डिंगली क्या कहते हैं बच्चा, द रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ टू गैसेस आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर रूट ऑफ देयर डेंसिटीज। क्या है रेट ऑफ डिफ्यूजन? डिफ्यूजन का मतलब समझते हो, दो गैसेस हैं अगर वो एक दूसरे के अंदर मिक्स हो रही है, मर्ज हो रही है, तो घुलने का रेट, उन दोनों के आपस में मिक्स होने का रेट क्या होगा, इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ देयर डेंसिटीज। जितनी कम डेंसर होंगी गैसेस उतना ज्यादा डिफ्यूज हो पाएंगी एक दूसरे के अंदर। यही हमारे पास ग्राम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन है। लेट अस कंसीडर टू गैसेस A and B diffusing into each other, ρ1 and ρ2 be their densities and C1 C2 be their respective RMS velocities। तो P1 का फॉर्मूला 1/3 ρ c स्क्वायर, P2 का 1/3 ρ2 C2 का स्क्वायर। सीधा सा ये तो प्रेशर है। जिस टाइम पे एक स्टेडी स्टेट अचीव होती है, दो गैसेस अगर एक दूसरे के अंदर डिफ्यूज हो रहे हैं,
तो एक ऐसी सिचुएशन आती है जिस टाइम पे टोटल प्रेशर दोनों साइड बराबर हो जाता है। हाई प्रेशर टू लो प्रेशर गैस की मूवमेंट हो रही है, मूवमेंट होने के बाद जब डिफ्यूजन हो चुकी है उस वक्त दोनों तरफ बराबर प्रेशर आ जाता है। तो उस कंडीशन में हमने कहा P1 इज मस्ट बी इक्वल्स टू P2। इक्वेट करते हैं 1/3 ρ1 C1 का स्क्वायर इज इक्वल टू 1/3 ρ2 C2 का स्क्वायर। 1/3 कैंसिल आउट, C1 स्क्वायर बाय C2 स्क्वायर इज इक्वल टू ρ2 बाय ρ1, या C1 बाय C2 इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ ρ2 बाय ρ1। Let R1 and R2 be the rate of diffusion which is directly proportional to C1 and C2। तो R1 is equal to C1 and R2 is equal to C2। R1 और R2 क्या है हमारे पास? रेट ऑफ डिफ्यूजन, जो कि वेलोसिटीज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ये तो ऑब्वियस सी बात है, जितना ज्यादा तेज मूव कर रहे होंगे पार्टिकल्स उतना ही ज्यादा डिफ्यूजन ज्यादा रहेगा। ठीक है, तो R1 is equals to C1, R2 is equal to C2। तो R1 by R2 is equal to C1 by C2, या R1 by R2 is equal to square root of ρ2 by ρ1, और R is inversely proportional to square root of density। क्लियर है ये? तो रेट ऑफ डिफ्यूजन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ देयर डेंसिटीज। क्लियर है बच्चा? फिर आता है डेल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर। डेल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर के अकॉर्डिंगली क्या है? द टोटल प्रेशर एक्सर्टेड by a mixture of non-reactive ideal gases is equal to the sum of partial pressures which would exert if alone occupied the same volume at given temperature। मतलब क्या बात कर रहे हैं? देखो, इन्होंने कहा है कि अगर हम मान लेते हैं 3 या 4 तरह की गैसेस को आपस में मिक्स कर रहे हैं और वो गैसेस नॉन रिएक्टिव है, तो टोटल मिला के वो कितना प्रेशर एक्सर्ट करेंगे? अगर वो गैस इंडिविजुअली पूरी 100% वॉल्यूम ऑक्यूपाई करती, उस वक्त जितना उसने प्रेशर ऑक्यूपाई, मतलब जितना प्रेशर एक्सर्ट करना था। अब मान लेते हैं, एक एग्जांपल समझना है इसमें। मान लेते हैं 4 तरह की गैसेस हैं A, B, C, D। हमने क्या करा हुआ है? एक गिवन वॉल्यूम के अंदर हमने उनको डाला हुआ है। गिवन वॉल्यूम के अंदर सारे 25-25% की वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर रही हैं चारों गैसेस। अब अगर लेट अस अज्यूम A गैस है, वो इंडिविजुअली वहां होती तो 100% वॉल्यूम ऑक्यूपाई करती। जब 100% ऑक्यूपाई करती तो प्रेशर एक्सर्ट करती P1। लेकिन अब जब वो मिक्सचर में है तो उसने कितनी वॉल्यूम ऑक्यूपाई करी है? 25%। तो वो अब जब वो इंडिविजुअली जितना प्रेशर अप्लाई करने वाली थी P1, उसका सिर्फ 25% ही एक्सर्ट करेगी। समझ में आई? जितनी उसकी 100% कैपेबिलिटी थी टोटल वॉल्यूम के अंदर प्रेशर अप्लाई करने की, उसके उसी वॉल्यूम के फ्रैक्शन के हिसाब से अब वो प्रेशर अप्लाई करेगी, जितना फ्रैक्शन ऑफ वॉल्यूम उसने अब मिक्सचर में ऑक्यूपाई किया हुआ है। क्लियर है?